गुड इवनिंग दोस्तों जैसे आपने सुना होगा कि हिस्ट्री की क्लास हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट होता है। सुनने में ऐसा आया है, लेकिन क्या आप अपने हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास आपका बीता हुआ समय। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे बीते हुए समय में क्या होता था? आपको नहीं लगता कि इसके बारे में जानना चाहिए? कि आपको नहीं लगता कि हमारे बाबा से भी पुराने से पुराने से पुराने से पुराने पुराने इतने सारे रिश्ते में कौन क्या होगा, हम लोगों की शुरुआत कैसे हुई, कौन थे हम? क्या आपको नहीं लगता कि इसको सीखना चाहिए या जानना चाहिए? हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि हमें परीक्षा में ही अव्वल आना है। हमें इतना होशियार हो जाना है कि कम से कम उसके बारे में हमें जानकारी हो सके। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इतिहास की पहली क्लास, जिसमें हमें पता चलना चाहिए कि कैसे पढ़ना है इतिहास, क्या पढ़ना है इतिहास में, और इतिहास में जिन जिन लोगों ने अपना ऐतिहासिक नाम दिया है उसके बारे में हमें जानना है। जैसे कि आपको शुरुआत में बताते हैं कि हिस्ट्री की जनक माने जाते हैं कि आपके हेरोडोटस, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि आपको हिस्ट्री पढ़नी कैसी है। इन्होंने बताया था कि हिस्ट्री को कैटेगरी में कैसे करना है। तो इन्होंने ही बताया था कि आपके इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राक ऐतिहासिक, नंबर 2 आदि ऐतिहासिक, और नंबर 3 ऐतिहासिक। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसके बारे में जो ये सब्जेक्ट हैं प्राक ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक, इनमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। थोड़ा थोड़ा जानना है कि मतलब ये लोग कैसे रहते थे, क्योंकि इन लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें समझना है कि हमारा इतिहास, हमारे जो लगभग आधुनिक इतिहास में जो हमारे ईसा पूर्व से लेके मध्यकालीन से लेके आधुनिक इतिहास तक, इतना हमें ज़रूर पढ़ना है। और इनके बारे में सिर्फ थोड़ा सा जानना है कि जो हमें 2 या 3 दिन में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाने ये शब्द जो भयानक लग रहे हैं ना, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, इसका मतलब क्या होता है। तो हेरोडोटस ने हिस्ट्री को 3 भागों में जो कैटेगरी बांटी थी। नंबर 1 प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक का मतलब ये होता है, इसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक, जो कि प्राक, जिसका कोई लिखित स्रोत नहीं है। अब आप बोलेंगे जब लिखित स्रोत नहीं है तो कैसे पता कि ये उस जमाने के लोग थे, कैसे पता कि ये भी एक इतिहास का हिस्सा है? तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है। जो आदि ऐतिहासिक का पहले बता दे रहे हैं, इसमें क्या है, लिखित ऐतिहासिक तो है, लिखित स्रोत है, पर पढ़ नहीं सकते। तो क्या मतलब का है? तो ये इसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक। तो जो लिखित है, पढ़ नहीं सकते, और इसके पहले के भी जो सामान मिलते आए हैं तो उनको हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक। फिर आता है आदि ऐतिहासिक, प्रोटो, और फिर हिस्टोरिक। ठीक है, तो चलो आते हैं प्राक ऐतिहासिक पर। तो प्राक ऐतिहासिक वो इतिहास जिसमें हम इंसान नहीं थे। हम लोग कैसे रहते थे? जानवर की तरीके से। कैसे रहते थे? जानवर की तरीके से। तो जानवर के तरीके से ओबियसली रहोगे, क्योंकि आप तब पत्थर का यूज करते थे शिकार करने के लिए, पत्थर के औजार। और ये तो औजार हैं, औजार से पहले ये पत्थर डायरेक्ट मारते होंगे, ऐसा हम भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये इतिहासकारों ने कुछ साफ साफ नहीं बताया। ये सारी चीज़ें जो हैं मनगढ़ंत भी हो सकती हैं सामान, या जो पुराने पुराने ये इतिहास के जो सामान पुरातत्व विभाग ने निकाले हैं उसी के हिसाब से इन्होंने अपना अंदाज लगाया। ऐसा कुछ किसी को क्लियर कट नहीं पता इतना, पर कॉन्फिडेंस देखिए आप, ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास में ये डायरेक्ट देख के ही आए हैं। हाँ जी, तो अब आगे देखते हैं। तो पत्थर के औजार
यूज करते थे, पत्थर का यूज करते थे। पत्थर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाषाण। तो पाषाण, ये तो पाषाण काल, इसको हम बोलेंगे पाषाण काल। अब पाषाण काल को भी इन्होंने कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है पुरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल। ये कुछ अलग बातें नहीं ना, इन्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, पर इसको पढ़ के हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। और इसके बाद नव पाषाण के बाद एक आया उत्तर पाषाण काल। जब हम इन चीज़ों से आगे निकल चुके होते हैं और ये हमारे लिए पुराने हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं उत्तर, जिसको बोल सकते हैं ताम्र पाषाण काल। ठीक है। तो पुरा पाषाण काल के टाइम, इसको पुरा पाषाण काल मतलब पुरातन समय, मतलब इससे भी पुराने, मतलब जब पाषाण काल को भी बहुत शुरुआत से देखा जाए तो ये जब जानवर, मतलब हम लोगों के जो, जी, तो ये कैसे थे? खाना बदोश टाइप के। जैसे आजकल के जो जानवर, हम लोगों ने इनको जानवर जैसे क्यों बोला? क्योंकि जानवर क्या करते हैं, गाय भैंस जो चरने वाले होते हैं, तो ये जो जंगली जानवर होते हैं आएंगे, चरेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनका कोई ठिकाना परमानेंट नहीं होता। ये सिर्फ पेट भरने के लिए ही काम करते हैं, खाना बदोश होते हैं। दूसरी चीज़, शिकारी थे। शिकारी तो होंगे ही, क्योंकि इन्हें अकल नहीं थी, जानवर थे, सिर्फ पेट ही तो भरना है, कुछ भी कर सकते हैं। आदि मानव थे। आदि मतलब जो शुरुआत के लोग। पर एक सबसे अच्छी चीज़ और बेहतरीन चीज़ की खोज की थी, जिसकी बदौलत एक अचानक आविष्कार होने लगे। नंबर 1, सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था उसको बोलते हैं आग की खोज उन्होंने कर ली थी, जो कि सबसे बेहतरीन चीज़ थी उस समय की, आग की खोज। ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इसके बाद तुरंत मध्य पाषाण काल में आते, इसमें भी इन्हें लाखों करोड़ों वर्ष लग गए थे यहाँ से लेके आग की खोज तक पहुँचने में। और उसके बाद धीरे से जब आग की खोज एक इंसान जो आदि मानव ने की होगी, उसके आगे भी लोग थे, उन्होंने भी किया होगा। और इसमें भी मध्य पाषाण काल में जब काम ज़्यादा नहीं हुए थे, पर एक चीज़ ज़रूर हो गया था कि इन्होंने हथियारों को छोटे कर लिए थे, छोटे छोटे हथियार यूज करना स्टार्ट कर दिया था। छोटे हथियार मतलब पहले जो शिकारी हुआ करते थे तो उन्हें दिमाग तो था नहीं, जानवर थे, बुद्धि का यूज नहीं कर सकते, पर चाहे वो छोटे से चूहे को भी मारेंगे तो बड़े से पत्थर उठाएंगे, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं थी। अब इनके पास जब आग की खोज करी तो धीरे धीरे से इनके जब ज़रूरत और दिमाग के साथ साथ उनका सब कुछ विकास हुआ, तो इन्होंने थोड़े से दिमाग लगाया और उन्होंने छोटे हथियार यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि छोटे हथियार ज़्यादा दूर तक फेंके जा सकते थे। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक काम और स्टार्ट कर लिया था, अपने लोग जो इनके मर जाते थे उनको कैसे निपटाना है, उसको कहते हैं अंत्येष्टि करना। जब कोई, जैसे आज धर्मों में बांटा जाए तो मुस्लिम कब दफनाते हैं, ईसाई ताबूत में दफनाते हैं, हिंदू जलाते हैं, सिख भी जलाते हैं, कुछ लोग तो काट के खा जाते हैं, कुछ उनको पका के खिला देते हैं, ये लो हमारे बाबा जी की हैं अस्थियाँ, खाओ। तो अंत्येष्टि करना सीख गए थे। और उसके साथ साथ इन्होंने हड्डियों के भी हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया था, हड्डियों के हथियार। ठीक है। अब आते हैं, जैसे इन्होंने कैटेगरी बनाई है तो बहुत तरीके से हम इनको बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि पुरा पाषाण काल में खाना बदोश थे, शिकारी थे, आदि मानव थे, आग की खोज कर ली, बेस्ट थिंग। मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार, अंत्येष्टि करना और हड्डियों के हथियार यूज करना स्टार्ट कर दिया था। मध्य पाषाण में ज़्यादा काम नहीं हुआ था। और नव पाषाण काल मतलब ये सबसे पुराना, उसके बाद ये टाइम आया, उसके बाद ये, तो मतलब ये इसको इसके हिसाब से इसे आधुनिक मान सकते हैं, पाषाण काल का आधुनिक नव पाषाण काल।
जिसमें खेती स्टार्ट हो चुकी थी। और आपको बता दें कि सबसे पहली खेती किसकी की गई थी? जौ और गेहूं की। जब आप खेती करेंगे तो आपको स्थायी आवास में रहना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं अब भी अगर आप खाना बदोश रहेंगे तो आपकी फसल कोई और काट सकता है। तो खेती के बाद स्थायी आवास होना चालू हो गया था। और जानवर पालना स्टार्ट हो गया था। जो जानवर का मतलब सबसे पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता। इसके बाद इन्होंने पहिया भी बना लिया था, क्योंकि जब खेती करेंगे तो जो गल्ला आता है तो उसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए, तो धीरे धीरे आविष्कारों का आविष्कार होने लगा था। और पहिए का खोज करने के बाद इन्होंने मनका भी बनाया था। मनका जिसे हम घड़ा भी बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं और आधुनिक हो रहे हैं ये धीरे धीरे, आदि मानव आधुनिक मानव बनने की तरफ। तांबे की खोज। तांबे की खोज इसी को कहते हैं चिल्कोपाइराइट। तांबे के अयस्क निकलते थे, तो धीरे धीरे इन्होंने इसको चिल्कोलिथ भी इसका नाम पड़ गया था। अब इतना अगर आपको क्लियर है तो आप मैसेज बॉक्स पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम पढ़ाएं आपको आदि ऐतिहासिक, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं, जॉन मार्शल ने इसकी नाम दिए थे। जॉन मार्शल ने बताते हैं कि आदि ऐतिहासिक का जनक माना जाता है जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल, इसके टाइम पर आदि ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता का मतलब क्या होता है? सिंधु सभ्यता का मतलब ये होता है कि सिंधु घाटी के या सिंधु नदी के किनारे जो भी सभ्यता बसी थी उसको क्या कहते थे? सिंधु सभ्यता। पर क्या सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ही वाले लोगों को सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया है? ऐसा नहीं है। सिंधु नदी के किनारे नहीं, जो भी नदियाँ सिंधु नदी में मिलती थी जाके, तो उनको हम सिंधु घाटी ही बोलते थे। जैसे कि रावी है, सतलुज है, चिनाब है, ब्यास है, जो जितनी 4-5 नदियां हैं ये सारी ज़्यादा से ज़्यादा सिंधु नदी पे आके आफ्टर ऑल मिल ही जाती थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे। ठीक है। तो चाहे वो ब्यास के किनारे क्यों ना हो, उसे क्या कहेंगे? सिंधु सभ्यता ही कहेंगे, क्योंकि ब्यास नदी आखिर में आके सिंधु नदी से ही मिलती है। और सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये देखिए कि जो अपना भारत का 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और आपकी ये सिंधु सभ्यता 13 लाख, कितने में? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। अब आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा एरिया था। और अभी इसका काम रुका नहीं है, ये आजकल फिर भी निकलता चला जा रहा है। जहाँ पे खोज हो रही है तो पुराने आवास देखे जाते हैं, तो उसमें पता लगता है कि ये सिंधु सभ्यता से ही रिलेटेड है। पर इसे आदि ऐतिहासिक बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पर जो भी इन्होंने लिखा है उसको ना तो पढ़ा जा सकता है ना ही समझा सकता है, लेकिन उनके जो सामान मिल रहे हैं तो उससे समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। और सिंधु सभ्यता का आकार बताते हैं त्रिभुजाकार है। ठीक है दोस्तों, चलो तो आदि ऐतिहासिक की बातें हम और आपको बता देते हैं। ऐतिहासिक के बारे में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बता के हम अभी इसको ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले आपके चार्ल्स मैनसन जो थे, चार्ल्स मैनसन ने इसकी जानकारी दी थी। ठीक। दूसरे थे इसके कनिंघम जी। तो कनिंघम ने इसके बताया था, एरिया का आंकड़ा लगा के बताया था कि कितना एरिया हो सकता है। तीसरे बंदे आते हैं इसमें मार्शल, जिन्होंने इनका नामकरण किया था और खुद पिताजी बन गए। इसीलिए बोला जाता है कि आदि ऐतिहासिक के जनक का नाम सर जॉन मार्शल है। पर एक इंडियन आदमी जिसका नाम था दयाराम
साहिनी, जिन्होंने इसकी खुदाई करी थी। और कब करी थी? 1921 में। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, सिंधु नदी घाटी, इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है, इसके बारे में हमने आपको बताया था, जो ये बताया था। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका ये भी था कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में भी फैला है। सिंधु सभ्यता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। और ये आपको अगर पूछा जाए कि ये सबसे ऊपर, जानकारी भी होना चाहिए कि आपको ये जैसे एक नक्शा है भारत पाकिस्तान, नीचे आपका श्रीलंका साइड में आता है और इस साइड में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश तक। तो आपको ऐसा भी सोच में आना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता तो थी, पर फैली कहाँ से थी और कहाँ तक फैली थी। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे, सबसे ऊपर एक जगह है, उसका नाम है मांडा। क्या नाम है? मांडा। दूसरा नाम है, अगर आप ये नॉर्थ में गए तो मांडा है, और जब आप साउथ में आओगे तो वो जगह है दायमाबाद। दायमाबाद, तो दायमाबाद आ गया। और अगर आप इसके पूर्व में जाएंगे तो पूर्व साइड में है, इसका नाम है आपका आलमगीरपुर। जी हाँ, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। और एक जगह और है जिसे पश्चिम बोलते हैं, इसका नाम है सुत कांगेडोर। सिंपल। मांडा नदी जैसे कि आपकी नॉर्थ में, तो वो चिनाब नदी के पास में। किस नदी के किनारे है वो? चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर जो आपके उत्तर प्रदेश में है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की नदी का नाम है हिंडन नदी। और जो दायमाबाद है, दायमाबाद की नदी जो है आपकी, उसका नाम है प्रवरा नदी। सुतकांगेडोर नदी है दास्क नदी के किनारे। ठीक है मित्रों, समझ गए आप? तो इसके बारे में हमने जो पढ़ा है, तो आप उसको सबमिट एक बार कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस। हिस्ट्री को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 प्राक ऐतिहासिक, नंबर 2 आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक किसे कहते हैं? आपको मेन टॉपिक याद होना चाहिए, जरूरी नहीं आपको सब रटा हो। प्राक ऐतिहासिक जिसका कोई लिखित स्रोत नहीं है। आदि ऐतिहासिक लिखित स्रोत है पर उसको पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक जिसको तो हम पढ़ने वाले हैं अभी कुछ दिन बाद। तो प्राक ऐतिहासिक में आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी? जानवरों की तरह। तो जानवर रहोगे तो शिकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरी तरह जानवर नहीं थे, कुछ हरकतें इंसानों वाली भी थीं, क्योंकि हमारे हाथ पैर चलते थे अलग अलग। और तो हम पत्थर उठा के फेंकते थे और शिकार करते थे और कच्चा चबाते थे खूब अच्छे से। तो पत्थर का यूज करने के चक्कर में उसको हम पाषाण काल बोलते हैं। ठीक, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पत्थर का यूज करते करते हम इसको पाषाण काल बोलते हैं। और पाषाण काल में देखा जाए तो 3 भागों में इनको बड़े कायदे में पढ़ा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पुरा पाषाण काल मतलब इस एरिया, इस टाइम में क्या था? खाना बदोश लोग थे। खाना बदोश होंगे तो काहे के खाना बदोश होंगे? क्यों? खाने के चक्कर में भागेंगे। तो खाना क्या था उनका? सीधा सीधा शिकार करते थे, कौन फसल उगाए कौन कुछ करे। तो सीधा शिकार करते थे, मार के चबा जाते थे और आगे बढ़ जाते थे कि अब कौन मिलेगा, अब किसका शिकार होगा। बस नेक्स्ट वन। अब आते हैं आदि मानव बन गए थे। वो तो आदि मानव में, क्योंकि शुरुआत में जी मानव तो थे, लेकिन शुरुआत के मानव, इसलिए इनको आदि मानव कहा जाता है। पर एक अच्छी चीज़ इन्होंने कर ली थी, आग की खोज, जिसके वजह से इनके अंदर बहुत ही क्या कह सकते हैं, मतलब एक नायाब खोज थी इनकी, जिसने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं हुआ था, पर इसमें हथियार छोटे हो गए थे, हड्डियों के हथियार होने लगे थे, और सबसे अच्छी चीज़ अंत्येष्टि होने लगी थी। अंत्येष्टि मतलब दाह संस्कार करना, या जो कुछ भी सबका मतलब शव, उसको निपटाना। फिर आता है नव पाषाण काल, बहुत बेहतरीन, जिसमें कि जब खेती करेंगे तो जानवर की भी ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें वफादार कुत्ता मिल गया था।
जब खेती करोगे तो आप कहाँ जाओगे, आपको तो खेती रखानी पड़ेगी, अगर छोड़ के जाओगे तो कोई और उसको यूज कर लेगा। तो इसलिए स्थायी आवास, खानाबदोश से हम स्थायी आवास में आ गए थे। ओके। पहिया, पहिए के भी आविष्कार हो चुका था। मन का मतलब घड़ा, सब जानते हैं, आजकल तो लोगों को फ्रिज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आते हैं उत्तर, जिसमें तांबे की खोज हो चुकी थी, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताना है। अब आते हैं हम लोग आदि ऐतिहासिक में। आदि ऐतिहासिक का मतलब इसके सर जॉन मार्शल ने नामकरण किया था, तो इसलिए उनको जनक बोला जाता है, क्योंकि पिताजी ही नाम रखते हैं। तो इसके बारे में बताया था कि भारत का जब स्क्वायर किलोमीटर में अगर देखा जाए तो उसको 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपकी सिंधु सभ्यता 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, इस टाइम पे सभ्यता का विकास हुआ था जिसको बोलते हैं सिंधु सभ्यता, जो कि त्रिभुज आकार में है, जो नॉर्थ में मांडा चिनाब की नदी किनारे, तो साउथ में दायमाबाद जो महाराष्ट्र के पास है, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर से लेके सुतकांगेडोर जो दास नदी किनारे तक फैला हुआ है जी। अब इसके आगे अब थोड़ी 4 लोगों के नाम जानते हैं, चार्ल्स मैनसन, कनिंघम, मार्शल और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को सबको जानना चाहिए क्योंकि ये इंडिया का आदमी है और इसने खुदाई करी थी 1921 में। और सर जॉन मार्शल इनने नामकरण किया था। कनिंघम इसने एरिया का आंकड़ा लगाया था कि कितने एरिया में फैली हुई है। और चार्ल्स मैनसन ने जानकारी दी थी बस, और इस वजह से इसका नाम आज भी इसका यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो मैं उस बात को दोबारा नहीं कहूँगा, जो लोग कहते हैं सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें। थैंक यू, गुड नाइट।